नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, कई छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे जिसमें छात्रों ने यह डिमांड करी कि सर उपभोक्ता संतुलन अध्याय के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अर्थात उपभोक्ता संतुलन अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता कौन होता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। उपभोक्ता उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी उपभोक्ता हूँ और आप भी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता कौन होता है दोस्तों? जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। इसके बाद हम समझेंगे कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, क्योंकि लेसन का नाम तो है उपभोक्ता संतुलन। तो दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो। तो दोस्तों, क्या कहते हैं उपभोक्ता संतुलन? कि दी हुई आय से वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार खर्च करता है एक उपभोक्ता जिसमें मिलने वाली संतुष्टि क्या हो? अधिकतम हो। तो ये उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा है। क्लियर दोस्तों? अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? किस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं 1, 2, 3, 4 आदि में मापा जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता क्या होती है दोस्तों? जिसको हम इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। उपयोगिता क्या होती है? किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। जैसे पानी में दोस्तों प्यास मिटाने की शक्ति होती है, पेन में क्या शक्ति होती है? लिखने की शक्ति होती है। तो तभी क्या कहता है दोस्तों, उपयोगिता की परिभाषा क्या कहती है? किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि में मापा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में, जिसमें हम किसी भी वैल्यू की, किसी भी संख्या की हम क्या करते हैं? गिनती करते हैं। तो इसलिए इसका क्या होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा उपयोगिता को व्यक्त करती है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, उपयोगिता क्या होती है? किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। तो तभी तो कह रहा है कि उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा उपयोगिता में व्यक्त करती है। किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, संतुष्टि के स्तर के रूप में। ओके, अब चलते तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों हमारा? कहता है किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहता है? आप बताओ, उपभोग कहता है, उत्पादन कहता है, उपयोगिता कहता है या मूल्य वृद्धि? तो आपको मैंने पहले ही क्या बता दिया परिभाषा, कि किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहता है? उपयोगिता। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते अपने प्रश्न नंबर 4 में। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि कुल उपयोगिता को मापने का सूत्र क्या है? दोस्तों, याद रखना, अगर हम सिग्मा का मतलब होता है टोटल, अगर हम सारे MU को टोटल कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? TU प्राप्त हो जाता है, जिसको फॉर्मूले में ऑप्शन नंबर बी में भी खोल करके फॉर्मूला समझा दिया है कि MU1 मतलब कि जो भी वैल्यू हो, इन सारी वैल्यू का अगर हम सम कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? TU। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है, ए और बी। ठीक है, ओके। अब चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। दोस्तों, 5वां जो हमारा प्रश्न है वो कहता है सीमांत उपयोगिता को मापने का सूत्र। दोस्तों, कुल उपयोगिता क्या होती है? किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों के कुल जोड़ को कुल उपयोगिता कहता है। लेकिन सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या है दोस्तों? सूत्र को समझने से पहले हम समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कहता है कि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से
कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहता है। अब यहाँ पे सूत्र पूछा जा रहा है, तो भाइयों अगर हम mu निकालना चाहते हैं तो mu का फॉर्मूला होता है TUN-1। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, TUN-1। क्लियर, ओके। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 में। छठा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि जब किसी वस्तु की केवल एक इकाई का उपभोग किया जाता है, जब दोस्तों किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग किया जाता है तो आंसर हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर ए कि उस वक्त हमारी mu सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के बराबर होती है। क्लियर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कहते हैं यदि एक उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु x का उपभोग करता है तो उसे संतुलन तब प्राप्त होता है जब, आप बताओ ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 7वें का, ओके, 7वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MUX इक्वल टू PX, मतलब कि सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर हो। यहाँ x का मतलब है दोस्तों एक वस्तु ले रहा है, ठीक है। अगर आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे एक वस्तु होगा वहाँ x होगा, और जहाँ हम दूसरी वस्तु लेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे y से। क्लियर साथियों। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है दोस्तों, घटती हुई होता है। ठीक है, चलो मैं इसका एक बार डायग्राम आपको समझा देता हूं जिसमें आपको आसानी से समझ आएगा। दोस्तों ये हमारा क्या है, TU है। क्या है, TU। जब TU अधिकतम होता है तो MU शून्य होता है। ठीक है साथियों, MU शून्य होता है। तभी तो दोस्तों क्या कह रहा है, जब हमारा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, मतलब जब माइनस में आ जाता है तो हमारा TU क्या होता है, मैक्सिमम से घटना आरंभ हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, बी है। क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है साथियों, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग या कह सकते हैं उपभोग किया जाता है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 9 का कहता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम जानते हैं कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है, कहता है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। तभी तो दोस्तों यहाँ पे पूरी परिभाषा बन जाती है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, गिरना आरंभ हो जाता है। क्लियर दोस्तों, ओके। अब चलते हैं अब प्रश्न नंबर 10वां। दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां कहता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैंने अभी पहले ही बता दिया दोस्तों, चित्र मैंने बताया था, जब हमारा TU मैक्सिमम होता है तो हमारा MU क्या होता है दोस्तों, शून्य पे होता है। क्लियर। यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम है क्योंकि मैक्सिमम के बाद ये घटना आरंभ होता है, जब ये घटना आरंभ होता है तो हमारा MU किस में चला जाता है दोस्तों, ऋणात्मक में। क्लियर, ओके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां। क्लियर। प्रश्न नंबर 11वां कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होती है। तो ऑप्शन आप बताइएगा, कि मैंने आपको फिर बता रहा हूं दोबारा, जब हमारा TU बढ़ रहा होता है तो MU घट रहा होता है, जब TU अधिकतम होता है तो MU शून्य होता है, और तथा जैसे ही MU घटना आरंभ होता है और MU क्या हो जाता है दोस्तों, ऋणात्मक हो जाता है। तो आप ही बताइए दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 11वां, तो उसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, जब हमारा सीमांत उपयोगिता प्लस में होता है तो हमारा TU क्या होता है दोस्तों, बढ़ रहा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है कि जब TU घटती दर से बढ़ता है तो MU सदैव ही
क्या होता है दोस्तों, सदैव ही घटेगी। क्लियर। ओके, अब चलते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों कि संतुष्टि बिंदु पर, या कह सकते हैं संतुष्टि बिंदु पर किसी विशिष्ट वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। क्लियर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है निम्न समीकरणों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों आप बताएं कौन सा सही नहीं है। तो और कौन सा सही नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पिछले ही फॉर्मूले में ये तीनों करा दिया था, और ये एमयू निकालने के लिए टीयू अपॉन में क्वांटिटी कभी नहीं होता दोस्तों। क्लियर। ओके, अब चलते 15वां प्रश्न। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु हो, अगर दो वस्तु की बात करें तो वहां पे या तो x या तो y करके आएगा, या तो उसको 1 या 2 करके बोलेगा। ठीक है। अब चलते प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब क्या दोस्तों, mu1 अपॉन में p1, mu2 अपॉन में p2 इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तभी क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन में होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, उपभोक्ता कब संतुलन में होता है, जब उसकी दी हुई आय से वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। क्लियर। लेकिन दो वस्तुओं में क्या होता है कि एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को दो वस्तुओं पर कैसे खर्च करना चाहता है, इक्वली रूप से खर्च करना चाहता है, जिसमें मिलने वाली संतुष्टि हमेशा क्या हो दोस्तों, बराबर हो। क्लियर। अब चलते हैं 16वां प्रश्न। दोस्तों 16वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, कहता है कि उस दर को जिस पर टीयू परिवर्तित होता है व्यक्त किया जाता है किसमें, किसके द्वारा दोस्तों, एमयू के द्वारा। मतलब कि एमयू क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता द्वारा। टीयू क्या बोलते हैं दोस्तों, टीयू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी, और एमयू को मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। तो अब चलते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि जब MUX प्रारंभ में MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY, तो Y की कीमत में कमी होने से वस्तु Y का उपभोग हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा बढ़ना आरंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। ओके, अब चलते हैं अपना प्रश्न 18वां। ठीक है दोस्तों, 18वां प्रश्न कहता है कि जब किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होती है, मतलब अगर हम कोई वस्तु का उपभोग करने जा रहे हैं, किसी वस्तु का हम क्रय करने जा रहे हैं, तो उसमें 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता 150 से बढ़कर 180 हो जाती है, तब सीमांत उपयोगिता दोस्तों क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होगी हमारी, 30 होगी। कैसे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम सभी MU को MU1 MU2 को जोड़ेंगे तो हमें TU प्राप्त होगा। ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों, और TU में जो भी परिवर्तन होता है, जैसे जो भी परिवर्तन होता है, मैंने पहले ही परिभाषा बता दी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है दोस्तों, किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता। अब परिवर्तन आ रहा है दोस्तों 150 से क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, तो दोनों में जो चेंजेस आ रहा है, तो सीमांत उपयोगिता क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 30। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपना 19वां प्रश्न। कहता है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में है जब केवल वस्तु x का उपभोग करता है, वस्तु x की अंतिम इकाई के उपभोग प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर है 50 यूटिलिटी या यूनिट्स कह सकते हो दोस्तों, एव MUM इक्वल टू 10। तो दोस्तों वस्तु x की कीमत ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला करा दिया था कि क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला किसी भी वस्तु की कीमत निकालने के लिए MUX अपॉन में PX होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, सीमांत उपयोगिता कितना दे रखा है 50, और यूटिलिटी कितनी दे रखी है दोस्तों, मतलब कि वस्तु की जो कीमत कितनी दे रखी है 10। तो दोस्तों हम बात करें इसको, अगर सफाई से लिखें, 50 MUX अपॉन में जो PX है उसकी कीमत है 10, तो 10 पंजे 50, तो इसका आंसर होगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है। अब चलते 20वां प्रश्न।
20वां प्रश्न क्या कहता है, जब दोनों वस्तुओं की कीमत समान हो तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि वहां प्राप्त करता है जहां जहां दोस्तों क्या होता है, जहां MUX और MUY बराबर होते हैं, वहां पर क्या होता है, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब वस्तु की कीमत, दोनों वस्तु की कीमत क्या होती है दोस्तों, समान होती है। क्लियर। अब दोस्तों अपना लास्ट प्रश्न क्या कहते हैं, MU वक्र का आकार कैसा होता है। मैं आपको चित्र हमेशा बना के दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने TU का ऐसे बनाया था दोस्तों, तो MU का चित्र क्या होता है हमेशा, आप बताओ। MU का जो वक्र होता है वो ऐसे बनता है, नीचे की ओर ढालू होता है, तो कहीं है नीचे की ओर ढालू, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर अपना बी, नीचे की ओर ढलवा होता है। ढलवा का मतलब दोनों दोस्तों ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने जो उपभोक्ता संतुलन अध्याय के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। नमस्कार दोस्तों। अच्छा।